चलो बच्चों, बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सरसाइज जो सेकंड था सीक्वेंस एंड सीरीज का, उस क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के उस एक्सरसाइज नंबर सेकंड का पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लो बेटा अच्छी तरीके से। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो आपके स्क्रीन के ऊपर एज इट इज है। क्वेश्चन एपी का कब रहता है, क्वेश्चन जीपी का कब रहता है, ये मैंने बताया था। क्वेश्चन में अगर दो टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आता रहे तो क्वेश्चन एपी में रहता है, और अगर रेशो सेम आता रहे, अगला वाला और पिछला वाला वैल्यू का रेशो, रेशो मतलब उनका डिवीजन करने के बाद यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है, अगले वाले में से पिछला वैल्यू क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, और आंसर अगर सेम आता रहा, देखो 4 - 2 2 हो गया, 6 - 4 भी 2 हो गया, 8 - 6 भी 2 हो गया। माइनस करने के बाद अगर वैल्यू सेम आते हैं तो सीक्वेंस एपी का है। और अगर रेशो, रेशो मतलब 4/2 करना है, 8/2 करना है, सब्सट्रैक्ट यहाँ पे करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अगर वैल्यू सेम आते हैं तो वैल्यू डिवाइड मतलब क्या, रेशियो अगर उसका सेम आता है तो जीपी का क्वेश्चन होता है। तो अभी दो क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका अच्छी तरीके से डिटेल हम लोगों ने देखने के बाद यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर जा रहा हूँ, जो आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान देना है। देखो बेटा, सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है वो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है बेटा, तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म है, एट्थ टर्म है, और उसके बाद में 11th टर्म है। ऐसे कितने टर्म्स दिए हुए हैं, तीन टर्म्स दिए हुए हैं, और तीनों के तीनों टर्म जो है किसमें है बेटा, जीपी में है, और वो भी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली इसका मतलब क्या है बेटा, सीक्वेंस वाइज। इसका मतलब ये जो टर्म्स दिए हुए हैं सीक्वेंस वाइज किसके दिए हुए हैं, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, सिक्स्थ, फिफ्थ, एट्थ और 11th टर्म। फिफ्थ वाला, एट्थ वाला और 11th वाला टर्म यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। ऐसे रहते आपको शो करना है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, पीएस। अब ध्यान दो बेटा, हमको अच्छी तरीके से पता है जब भी क्वेश्चन जीपी में रहता है तो उसका रेशो सेम रहता है। ये चीज ध्यान में रखना, मैंने सब डिटेल में पढ़ा है आपको, ठीक है। जब भी क्वेश्चन जीपी का रहता है वो टाइम पे क्या करना होता है, जब भी क्वेश्चन जीपी का रहेगा तो वहां पे उनका रेशो जो है वो रेशो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या गिवन है वो गिवन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देख लो बेटा इधर, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है फिफ्थ टर्म, कितना है बेटा फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म है बेटा हमारा पी, एट्थ टर्म है बेटा हमारा क्यू, और 11th टर्म है बेटा हमारा एस। ठीक है, फिफ्थ टर्म हमारा कितना है बेटा, फिफ्थ टर्म हमारा है पी। उसके बाद में हमको क्या गिवन है, एट्थ टर्म दिया हुआ है हमें क्यू, एट्थ टर्म कितना दिया हुआ है वो है क्यू, और उसके बाद में 11th टर्म हमको दिया हुआ है, 11th टर्म है हमारा एस। फिफ्थ टर्म है हमारा पी, एट्थ टर्म है हमारा क्यू, और 11th टर्म हमारा है एस। ठीक है, चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से। अब फिफ्थ टर्म जो है वो है पी, वो हम लोग यहाँ पे अभी देख लेते हैं उसका आंसर। अभी फिफ्थ टर्म सम दिया हुआ है क्या, सम पूछा है क्या, नहीं बेटा, इसका मतलब एस एन का फॉर्मूला नहीं यूज करना, ए एन का फॉर्मूला यूज करना। अब चलो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रफ ही कर देता हूँ, एक एक टर्म हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, इसलिए एन का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5 है। तो चलो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, चलो ए को ए एज इट इज लिखा हमने, एन का वैल्यू कितना रखना है, 5। तो ए 5 इज इक्वल टू, ए हमारे पास नहीं है, आर भी हमारे पास नहीं है, एन का वैल्यू कितना रख रहे हैं हम लोग, एन का वैल्यू 5 रख रहे हैं, तो ये 5 माइनस 1। समझ में आया बेटा, फिफ्थ टर्म है, इसका मतलब n का वैल्यू 5 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर और यहाँ पर दोनों भी जगह पे n का वैल्यू जो है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों भी जगह पे मैंने n का वैल्यू कितना रख दिया, 5 रख दिया। ठीक है,
अब मुझे A5 का वैल्यू बोलो, फिफ्थ टर्म है, इसका मतलब क्या, फिफ्थ टर्म है, इसका आंसर आ गया P। तो A5 का आंसर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, P लिखेंगे। समझ में आया ना बेटा, फिफ्थ टर्म कितना दिया हमें, P दिया हुआ, इसका मतलब A5 कितना दिया हमें, P दिया है। फिफ्थ टर्म, पांचवा टर्म हमको P दिया है, तो मैंने पांचवे टर्म की जगह पे P वैल्यू रख दिया। A हमारे पास नहीं है, उसको हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं। R भी हमारे पास नहीं, उसको भी एज इट इज लिखा। 5 - 1 कितना हो गया बेटा, 5 - 1 बन गया 4। 5 - 1 कितना हो गया, 4 बन गया। तो यहाँ पे P का, यहाँ पे पहला वैल्यू मिल चुका है हमको P का, A × R⁴। वापस से एक बार बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान दो अच्छी तरीके से। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिफ्थ टर्म इज P, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिफ्थ टर्म आपको P दिया हुआ है, इसलिए मैंने an का फॉर्मूला यूज किया। a, यहाँ पे n का वैल्यू कितना रख रहे हैं हम लोग, 5। क्यों, क्योंकि n का टर्म यहाँ पे आपको 5 दिया हुआ है। a का वैल्यू आपके पास नहीं है, तो मैंने एज इट इज रखवा दिया। r का वैल्यू भी हमारे पास नहीं, मैंने r भी एज इट इज रखवा दिया। n का वैल्यू 5 है, तो मैंने लिख दिया 5 माइनस ये हो गया 1। चलो a5, अब a5 का वैल्यू आपके पास है क्या, हाँ a5 फिफ्थ टर्म, ये A5 मतलब फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म का वैल्यू अपने पास कितना है, P है, तो मैंने क्या कर दिया, उसकी जगह पे P लिखवा दिया। A एज इट इज इंटू R⁵ कितना हो गया बेटा, 4। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, ऐसा सेम टू सेम हमको सेकेंड भी इक्वेशन बनाना है, और उसके बाद में सेम टू सेम हमको थर्ड इक्वेशन भी बनाना है, और ऐसे पूरे इक्वेशन होने के बाद हमको आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ध्यान दो बेटा, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब फिफ्थ टर्म आपको क्या दिया था, P दिया था, उस हिसाब से आप लोगों ने सॉल्व कर दिया आंसर। सेम टू सेम एट्थ टर्म कितना दिया आपको, Q। चलो उसके लिए सॉल्व करते हैं बेटा। एट्थ टर्म कितना है हमारे पास, एट्थ टर्म आपको दिया हुआ है Q। चलो सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करते हैं अपना an वाला। an इज इक्वल टू A × R⁴ ए, एन का वैल्यू कितना लिखेंगे, अभी कितना टर्म है, एट्थ टर्म है, इसलिए एन का वैल्यू रखा मैंने 8। सामने ए जो है वो एज इट इज, क्योंकि हमारे पास ए का वैल्यू नहीं है, हमारे पास खाली एन का वैल्यू बेटा, तो हम लोग इसमें एन और एन की जगह पे 8 पुट कर रहे, R⁴ की जगह पे 8 - 1। तो बेटा ये बन गया A8 इज इक्वल टू A इंटू R⁴ ये क्या हो गया, 8 - 1 7 हो गया। ठीक है, ये मिला हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड। पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। अब तीसरा वाला इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। 11th टर्म क्या है बेटा, हमारे पास s है। कौन सा टर्म है, 11th टर्म क्या है बेटा, 11th टर्म हमारे पास, 11th टर्म उन्होंने s दिया हुआ है। देखो फिफ्थ टर्म उन्होंने दिया था P, उसके बाद में एट्थ टर्म दिया था उन्होंने Q, और नेक्स्ट 11th टर्म आपको दिया हुआ है उन्होंने S। ठीक है, 11th टर्म क्या है हमारे पास, S है। चलो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। an इज इक्वल टू A × R⁴ चलो a को a एज इट इज, nth, अब ध्यान दो इधर, n का वैल्यू पिछले बार 8 था, अभी यहाँ पे कितना है बेटा, 11 है, तो n का वैल्यू 11, a एज इट इज, r एज इट इज, n का वैल्यू 11 - 1। तो इसका आंसर A11 इज इक्वल टू क्या मिलता है, देखो A एज इट इज, R भी एज इट इज, 11 - 1, ये कितना बन गया बेटा, 10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे आपने सभी तरफ देखो n का, an का फॉर्मूला यूज किया, और an का फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको 3 इक्वेशन मिल चुके हैं। ये है पहला वाला इक्वेशन, ये है सेकेंड A8 का इक्वेशन, और उसके बाद में ये है थर्ड वाला इक्वेशन। ऐसे कितने इक्वेशन मिले हैं आपको, 3 इक्वेशंस यहाँ पे हम लोगों को मिल चुके हैं। 3 इक्वेशन कैसे मिले, तो आपको सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे ये पहला वैल्यू जो है आपने रखा फिफ्थ टर्म वाला, दूसरा रखा एट्थ वाला, और थर्ड वन वाला है 11th वाला। ये तीनों के तीनों टर्म्स जो हमको दिए थे, उनके हिसाब से मैंने ये 3 इक्वेशंस यहाँ पे बना दिए हैं। सर आपको अभी वैल्यू भी नहीं पता और आपने खाली इक्वेशन बनाया, इससे क्या प्रूफ होता है। देखो ध्यान दो बेटा अच्छे तरीके से, हमारे पास खाली n का और n का ही वैल्यू था, तो हम लोग n का ही वैल्यू पुट कर सकते थे, तो जितना हमसे हुआ हमने पहले वो कर दिया। अब इसके आगे हमको क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये हमको दिमाग लगाना होगा। सबसे पहली बात तो मुझे एक बात बोलो बेटा, ये तीनों के तीनों जो टर्म है वो किस में है, जीपी में है। तीनों के तीनों टर्म किस में है, जीपी में है। बेटा जब कभी कोई सीक्वेंस जीपी में होता है तो उसका क्या सेम होता है,
उसका रेशो सेम होता है कि नहीं। तो बेटा इसका मतलब ये वाले टर्म का और ये वाले टर्म्स का जो डिवीजन है, रेशो है, वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, है कि नहीं। तीन टर्म्स है अपने पास, एक दो तीन, तो इनका डिवीजन और इनका डिवीजन ये क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, है कि नहीं। इन दोनों का डिवीजन और इन दोनों का डिवीजन क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि क्वेश्चन जीपी में है। इसका मतलब हमको इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन वन करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो बेटा, पिछले क्वेश्चन में भी हमने T1 T2 T3 जब रहा तो T2 अपॉन T1 किया, T3 अपॉन T2 हम लोग कर सकते थे, और वो रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है, किसमें, जीपी में। चलो अब इक्वेशन टू डिवाइड बाई इक्वेशन वन हम लोग कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ में आया ना बेटा। इक्वेशन टू डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर वन क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब क्वेश्चन जीपी का होता है तो अगले वाली टर्म डिवाइड बाय पिछले वाली टर्म, इनका रेशियो जो होता है, इनका रेशियो, अगले वाले टर्म्स का रेशियो, ये क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलो पहले कर लेते बेटा हम लोग। ये यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करना हम लोग यहाँ पे भूल गए हैं। देखो ध्यान दो, ये फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है, पी है। यहाँ पे एट्थ टर्म हमारे पास क्या है, क्यू है। तो मैं यहाँ पे एट्थ टर्म की जगह पे मैं यहाँ पे क्यू लिख रहा हूँ। यहाँ पे इलेवंथ टर्म हमारे पास क्या है, इलेवंथ टर्म हमारे पास एस है, तो इसकी जगह पे मैं एस लिख पा रहा हूँ, ठीक है। चलो बेटा करते हैं इक्वेशन टू डिवाइड बाय वन। इक्वेशन टू क्या है बोलो, यहाँ पे Q इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू सेवन अपॉन, इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, वो है P इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू कितना बेटा, फोर, ठीक है। चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, Q बाय पी, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में यहाँ पे पावर कितना है, चार है, यहाँ पे पावर सात है, ये चार और इसमें से चार कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा क्या है, आर का पावर थ्री। चार और सात में से चार, चार चार कैंसिल हो गए, तीन बचे। तो यहाँ पे Q बाय पी का आंसर हम लोगों को मिल चुका है। किसका आंसर मिला हमें, Q बाय पी का। चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, अभी इक्वेशन टू डिवाइड बाई इक्वेशन वन तो हमने कर दिया। अब हम लोग इक्वेशन थ्री डिवाइड बाई इक्वेशन टू करते हैं। चलो करो, इक्वेशन नंबर थ्री डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन थ्री डिवाइड बाय टू करते हैं। पहले हमने इक्वेशन टू डिवाइड बाय वन किया, अब इक्वेशन थ्री डिवाइड बाय टू कर रहे हैं, और इसका जो रेशियो आएगा वो तो इक्वल ही होगा, ठीक है। चेक करते हैं, इक्वेशन थ्री लिखो बेटा। इक्वेशन थ्री क्या है, s इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू टेन अपॉन q इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू सेवन। ये इक्वेशन लिखा, डिवाइड बाई ये इक्वेशन लिख दिया। यहाँ से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से सेवन और टेन में से सेवन कैंसिल हो गया, क्या बचा, सेवन, सेवन कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचा, थ्री बचा। चलो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं बेटा इसको। चलो ध्यान दो अच्छे तरीके से, क्या बचा बेटा, यहाँ पे एस अपॉन क्यू लेफ्ट साइड में बचा, यहाँ पे सेवन और टेन में से सेवन कट गए, कितना बचा बेटा, आर क्यूब बचा। अब देख लो बेटा, ध्यान दो, हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ पे बने हुए हैं, एक है क्यू बाय पी का आर क्यूब और एक है एस बाय क्यूब का आर क्यूब। इस दोनों भी इक्वेशंस को मैं नाम देता हूँ। इसको मैंने इक्वेशन करा दिया फोर, इसमें मैंने इक्वेशन करा दिया फाइव। दोनों इक्वेशन को मैंने नंबर और नाम दे दिए। थोड़ा अगर दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा नीचे मैं ले लेता हूँ इसको, ठीक है। चलो ध्यान दो बेटा, ये टू डिवाइड बाय वन जब किया तब हमको ये आंसर मिला, थ्री डिवाइड बाय जब टू किया तो हमको ये आंसर मिला। और मैंने बोला है आपको कि सीक्वेंस में जीपी में अगर आते हैं तो उनका रेशियो जब हम लोग निकालते हैं तो वो रेशियो क्या आता है बेटा, इक्वल आता है। देखो आर क्यूब क्या हो गया, रेशियो इक्वल आ गया, मतलब हम लोग सॉल्व बराबर कर रहे हैं। लेकिन अब इन दो इक्वेशंस को आप लोग देखो, इन दो इक्वेशंस को फोर और फाइव को, तो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। चलो देखो, फ्रॉम फोर एंड फाइव, किसको लिखवा दे रहा हूं मैं, फोर एंड फाइव को। चलो देख लो, फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फाइव, जिनका राइट राइट साइड इक्वल हो उनका लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए, जिनका राइट साइड इक्वल हो उनका लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए। ये आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब है, यहाँ पे क्यू बाय पी इज इक्वल टू, ये क्यू बाय पी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एस बाय क्यू होना चाहिए।
जिनका राइट साइड सेम हो उसका लेफ्ट लेफ्ट साइड भी हम लोग क्या करेंगे, इक्वल पकड़ लेंगे। अब चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये हमको यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस डिवीजन वाले P को उधर भेजता हूँ और उधर वाले Q को मैं इधर भेजता हूँ। तो चलो बेटा ये Q और ये Q, देखो ये पहले वाला Q, इधर का डिवीजन वाला Q इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। सामने कौन है बेटा, S, इधर का P उधर मल्टीप्लीकेशन है। समझे बेटा, Q इंटू क्यू, P इंटू एस। बोलो Q इंटू क्यू क्या होगा बेटा, Q स्क्वायर होगा, और P इंटू एस क्या होगा, पीस हो जाए, PS हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको जो आंसर शो करने को उन्होंने बोला था वो आंसर हम लोग यहाँ पे शो कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, यही आंसर हम लोगों को सॉल्व करना था। Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, यही आंसर हम लोगों को सॉल्व करना था, और वो आंसर हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। बेटा बहुत ही धीमी तरीके से, बहुत ही इजीएस्ट वे से मैंने बहुत सिंप्लीफिकेशन करके ये पूरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे समझा के दिया है। आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको 2-4 बार सॉल्व करो और इसका खूब अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो। चलो बेटा अगला वाला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए हमको जल्दी जल्दी ये चैप्टर भी खत्म करवाना है ताकि आगे चल के हम लोगों को बहुत टाइम मिल सके MCQs लेने के लिए। ठीक है, चलो बेटा देख लो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। ठीक है, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, क्या दिया है देखो ध्यान दो। फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी is square of its second term। ठीक है, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, और उसके बाद में आपको और कुछ तो भी दिया हुआ है जो कि है फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है। कितना है बेटा फर्स्ट टर्म इज -3, और निकालना क्या है बेटा आपको, सेवेंथ टर्म आपको निकालना है। ठीक है, चलो अब एक एक कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करके फिर आंसर निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है डिटरमाइन द सेवेंथ टर्म। अब सेवेंथ टर्म निकालना है इसलिए हम लोग an का फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी तक किसी भी प्रॉब्लम में सम पूछा नहीं गया है, अभी तक सभी प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली टर्म निकालने को बोला है, 20th टर्म, nth टर्म, 12th टर्म, 8th टर्म, ऐसा है ना। अभी यहाँ पे सेवेंथ टर्म आपको निकालने को बोला है तो हम लोग निकालेंगे, लेकिन उसके लिए इस सेवेंथ टर्म के लिए कोई तो भी वैल्यू ऐसा रहेगा जो आपके पास नहीं होगा, उसके लिए हम लोगों को ये बाकी के कंडीशंस उन्होंने दिए। तो सबसे पहले हमको क्या क्या गिवन है वो मैं गिवन यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, ध्यान दो अच्छी तरीके से बेटा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गिवन लिखवा के दे रहा हूँ। फर्स्ट टर्म इज -3। बेटा फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं हम लोग, ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और ए का वैल्यू कितना दिया है उन्होंने, -3 दिया। फर्स्ट टर्म इज, ये कंडीशन हो गया बेटा अपना, फर्स्ट टर्म इज -3, तो मैंने फर्स्ट टर्म मतलब ए यहाँ पे ले लिया है -3। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में बाय द कंडीशन, अब कंडीशन का यूज हम लोग कर रहे हैं। देखो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, कंडीशन क्या दिया है उन्होंने, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी। फोर्थ टर्म मतलब मैं उसको A4 लिखा तो चलेगा क्या, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी, फोर्थ टर्म है इसलिए मैंने A4 लिख दिया, फोर्थ टर्म इसलिए 4 इज अ स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म। इज मतलब इज इक्वल टू, इज अ स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर है इसलिए ऊपर 2 लिख दिया। देखो ध्यान दो बेटा, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, फोर्थ टर्म है इसलिए A4 लिखा, स्क्वायर इसलिए मैंने स्क्वायर लिखा, स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म मतलब क्या बेटा, 8 2। समझ में आया बेटा, फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। समझ में आया बेटा, फोर्थ टर्म जो है इज स्क्वायर ऑफ द क्या है बेटा, सेकेंड टर्म। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा कंडीशन। अब इस कंडीशन को फॉलो करो, इस कंडीशन को सॉल्व करो, और उसके बाद में जो कुछ वहां से मिलेगा उसको हम सेवेंथ टर्म में डाल के सेवेंथ टर्म का आंसर अलग से बनाएंगे। चलो बेटा, हमें पता है ए एन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलो ये कंडीशन मिला है, सबसे पहले हम लोग ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। ए एन इज इक्वल टू, हमको पता है ए इंटू आर रेज टू एन -1 होगा, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर और यहाँ पर दोनों भी जगह पे लगाएंगे। देखो बेटा ए एन
ध्यान दो अच्छी तरीके से, यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। A4 दिया है तो A4 के लिए, फॉर फोर्थ टर्म के लिए, या फिर एक काम करता हूँ डायरेक्टली क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली A4 के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। A इंटू आर का वैल्यू आपके पास है क्या, नहीं है। एन का वैल्यू है क्या आपके पास, जी हाँ 4 है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे A2 के लिए बेटा, A2 के लिए भी वही an का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। a आपके पास है क्या, नहीं है। r है क्या आपके पास, नहीं, वो भी नहीं है। n है क्या आपके पास, जी हाँ n कितना है यहाँ पे 2 है, -1। लेकिन इस टर्म का क्या है बेटा, स्क्वायर है। देखो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैं आपको वापस से बोलता हूँ। यहाँ पे आपको a का वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म आपको दिया है -3, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद में बाय कंडीशन, कंडीशन क्या है, फोर्थ टर्म is square of the second term, fourth term is square of its second term, fourth term is square of its second term। तो चलो अब ये जो लिखा है मैंने, ये क्या कर दिया बेटा, मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया जो हम लोग यूज करने वाले। यही फॉर्मूला लेफ्ट साइड में और यही फॉर्मूला हम लोग राइट साइड में यूज करेंगे। ए आर रेस टू एन माइनस वन, ए आर रेस टू एन माइनस वन, वही फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, खाली यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर कर दिया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से हमको समझ में आएगा। चलो ये देख लो बेटा इधर, चलो ये a एज इट इज है, सॉरी ये जो a है वो एज इट इज लिख दिया। r रेस टू, बोलो बेटा 4 - 1 कितना होगा, 4 - 1 बन जाएगा 3, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू एज इट इज। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ये इस टर्म का भी रहेगा और ये वाले टर्म का भी रहेगा, है कि नहीं। तो चलो ये स्क्वायर जो है हम 2 मिनट के बाद में देते हैं, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग। देखो बेटा a को a मैंने एज इट इज लिखा, r रेस टू 2 - 1, 2 - 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 होगा। ये बाहर का स्क्वायर जो है मैंने एज इट इज लिखवा दिया। अब चलो ध्यान दो बेटा, a r रेस टू 3 जो है बेटा, ये टर्म हमने एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू, अब ये जो स्क्वायर है इसका भी आएगा और इसका भी आएगा, दोनों का भी आ जाएगा। चलो देख लो, a का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, a का स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर, और ये r का पावर 1 है मतलब r है, r का स्क्वायर भी r का स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते करेंगे 2 मिनट के बाद में। चलो ध्यान दो यहाँ पे, पहले वो तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली भी पुट कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना के उसको बाद में सॉल्व करना इजी समझा। चलो देखो बेटा इधर, इधर एक ए है, इधर ए स्क्वायर है, उसमें का एक ए चला गया, उधर एक ही ए बचा। इधर आर स्क्वायर है, आर क्यूब में से आर स्क्वायर चला गया, इधर एक ही आर बचा। ठीक है, मतलब क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो उसके लिए देख लो इधर, देख लो बेटा, मैं क्या करता हूँ, ए एक साइड में लाता हूँ, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई वाला जो ए है इधर डिवीजन में आ गया, ये आर क्यूब है, मल्टीप्लाई वाला आर स्क्वायर जो है इधर डिवीजन में आ गया। चलो बेटा ये आर स्क्वायर और इसमें से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर मिला, इधर ए और ए स्क्वायर में से ए कैंसिल हो गया, एक ए कैंसिल हो गया, एक ए मिला। तो यहाँ पे आर का वैल्यू, हमारे पास ए का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है, ए का वैल्यू है -3, तो मैं आर का वैल्यू यहाँ पे ए की जगह पे ए का वैल्यू, मतलब यहाँ पे -3 जो है आर का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे आर का वैल्यू, ए की जगह पे ए का वैल्यू कितना है -3, तो मैंने ए की जगह पे यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमको यहाँ से किसका वैल्यू मिला, आर का वैल्यू मिला। अब चलो फाइनली आर का वैल्यू तो मिल ही गया है, सेवेंथ टर्म हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो बेटा, फॉर कौन से टर्म के लिए, फॉर सेवेंथ टर्म के लिए, फॉर सेवेंथ टर्म क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। ए एन का वैल्यू क्या है हमारे पास, एन का वैल्यू है 7, तो मैंने 7 लिखवा दिया, है कि नहीं, इज इक्वल टू, सामने ए का वैल्यू तो हमारे पास गिवन है जो कि है -3, वो भी मैंने एज इट इज लिखवा दिया। आर का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे -3, वो भी लिख दिया। एन का वैल्यू हमारे पास है कितना बेटा, 7, ठीक है, -1। चलो सामने ये -3 जो है वो एज इट इज बेटा, -3 का पावर 7 - 1 कितना होता है, 6 होता है। चलो बोलो बेटा ये -3 एज इट इज, अब ये -3 का पावर 6 करना है। सबसे पहले तो एक चीज हमको पता है जो कि है
माइनस का पावर इवन नंबर आने के बाद उसका आंसर यहाँ पे प्लस आएगा, है कि नहीं? उसका आंसर प्लस आएगा, ये चीज तो हमको पता है। माइनस का पावर इवन होता है तो उसका आंसर प्लस आता है। अब ये 3 का पावर 6 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे आप लोग? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 कितने बार? 6 बार। 3 कितने बार? 6 बार। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 81 3 जा 243, 243 जा 729, 729, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 70, 70 त्रिक यस 729। ठीक है, चलो अब ये क्या मिल गया हमको? ये मिल गया है हमको 3 का पावर 6। चलो अब इन दो टर्म्स का आपको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है, और जो आंसर आएगा वही आंसर आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। अब जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो बच्चे यहाँ पे इसका आंसर नीचे सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। समझ रहे हो? वापस से एक बार पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान दो बेटा। हमको निकालना है सेवेंथ टर्म। अब सेवेंथ टर्म आपको जो निकालना है तो आप क्या करेंगे? सेवेंथ टर्म निकालना है, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसमें n का वैल्यू कितना होगा बेटा? 7 होगा। समझ रहे हो इतना? चलो अब इसके लिए हमारे पास क्या क्या नहीं है। हमारे पास n है, आपके पास a भी है, n भी है, खाली आपके पास क्या नहीं है बेटा? आपके पास r का वैल्यू नहीं है। तो वो जो r का वैल्यू नहीं है, वो r का वैल्यू निकालने के लिए ही हमको एक कंडीशन दिया हुआ था। वो कंडीशन ऐसा था, यहाँ पे फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द इट्स सेकेंड टर्म। ओके, तो मैंने a n का वैल्यू 4 लेके यहाँ पे इसको सॉल्व किया, a का n का वैल्यू 2 लेके इसको सॉल्व किया, स्क्वायर को स्क्वायर एज इट इज। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया हमको r का वैल्यू मिल गया। r का वैल्यू -3 मिलते ही r का वैल्यू यहाँ पर पुट किया, इसलिए यहाँ से हमको इसका आंसर मिल गया। और इसका आंसर आपको यहाँ पे सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको डालना है। देखते चेक करते कितने बच्चे इस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, कितने बच्चे इस क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बच्चे सॉल्व करेंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे। ठीक है, चलो वापस से यहाँ पे 2 बड़े क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पे ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे।